नमस्ते। पिछली बार हमने अक्षांश और देशांतर समझने के लिए इस 3D प्रिंटेड पृथ्वी का उपयोग किया था। क्या हम आकाश में सूरज और तारों का स्थान तय करने के लिए इसी संकल्पना का उपयोग कर सकते हैं? नहीं। आज हम और एक तरीका सीखेंगे जिससे इन खगोलीय पिंडों का स्थान तय किया जाता है। पृथ्वी को दर्शाने के लिए इन्हीं गोलों का उपयोग करेंगे। ये ट्रांसपेरेंट डिस्क को इन दोनों गोलार्धों के बीच में रखेंगे। ये डिस्क भूमध्य रेखा तल का प्रतिनिधित्व करती है। ये तल पृथ्वी के भूमध्य रेखा का ही विस्तार है। खगोल या सेलेस्टियल स्फीयर के बारे में चर्चा करते समय हम पृथ्वी को उसकी धुरी पर लंबवत यानी वर्टिकल मानते हैं। ऐसा नहीं। जहां पृथ्वी अपने कक्षीय तल के सापेक्ष झुकी हुई है, इसे सीधा रखते हैं। आकाश को कोई आकार नहीं होता। यह बाहर की ओर असीम रूप से फैला हुआ है। सूरज, चंद्रमा, ग्रह और तारे अंतरिक्ष में अलग अलग और बहुत बड़ी दूरी पर बिखरे हुए हैं। ऐसा समझते हैं कि आकाश एक काल्पनिक गोला है जिसके केंद्र में पृथ्वी और उसकी सतह पर अन्य सभी खगोलीय पिंड है। इन खगोलीय पिंडों की गति और स्थिति का अध्ययन करने के लिए ये एक बहुत ही सरल मॉडल है। यही विशाल काल्पनिक गोले को ही खगोलीय गोला या सेलेस्टियल स्फीयर कहते हैं। ये दो एक्रिलिक गोलार्ध को मिलाकर ही हम सेलेस्टियल स्फीयर बनाएंगे। ये सेलेस्टियल स्फीयर सही में गोलाकार तो नहीं है, लेकिन हमारे काम के लिए ठीक होगा। इसे मैंने एक बेकरी से खरीदा। ये बिंदु पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है और ये खगोलीय उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ सेलेस्टियल पोल, जबकि यह बिंदु पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है और ये खगोलीय दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ सेलेस्टियल पोल। दोनों बाहरी बिंदु पृथ्वी के ध्रुवों का ही विस्तार है। ये विषुव रेखा है और ये खगोलीय भूमध्य रेखा। पृथ्वी और सेलेस्टियल स्फीयर की धुरी समान है। अब हम पेपर से बने तारों को यहाँ पर चिपकाते हैं। प्रतिदिन तारे पूरब में उगते हैं और पश्चिम में अस्त होते हैं। एक तारे को फिर उसी स्थान पर आने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सेलेस्टियल स्फीयर सभी तारों के साथ पूरब से पश्चिम की ओर यानी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। तारे स्वयं सेलेस्टियल स्फीयर पर नहीं चलते। उनका एक अद्वितीय स्थान होता है। वास्तव में यह पृथ्वी ही है जो पश्चिम से पूरब की ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। हमारा तारा सूरज एक अपवाद है। साल में हर दिन समय समय पर अपनी स्थिति बदलता रहता है। सेलेस्टियल स्फीयर पर जिस पथ से गुजरता है उसको क्रांति वृत्त बोलते हैं। सेलेस्टियल स्फीयर पर सूरज के पथ के बारे में क्या ख्याल है? क्या यह भूमध्य रेखा पर चलता है? नहीं। जैसा कि हमने मान लिया है कि इस सेटअप में पृथ्वी की धुरी लंबवत या सीधी है, सूरज के पथ का ओरिएंटेशन भी बदल जाएगा। इस छोटे मॉडल की मदद से समझाता हूं। पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। जैसा कि हम जानते हैं, इसकी धुरी झुकी हुई है। इन दोनों को जोड़ने वाली पतली पट्टी क्रांति वृत्त तल का प्रतिनिधित्व करती है। अब भूमिका बदलते हैं। अब सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। चूंकि अब पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है, सूरज इसी तरह कभी ऊपर या कभी नीचे चक्कर लगाता है।
साल के आधे भाग में सूरज उत्तरी गोलार्ध में होता है और बचे हुए भाग में दक्षिणी गोलार्ध में। इसी पथ को ये पतली काली रिंग की सहायता से सेलेस्टियल स्फीयर पर दर्शाएंगे। इसी पथ को इक्लिप्टिक या क्रांति वृत्त के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी पर हमारे पास देशांतर के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में ग्रीनिच से होकर गुजरने वाली प्रधान मध्याह्न रेखा है और अक्षांश के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में भूमध्य रेखा। अंतरिक्ष में कोई प्राइम मेरिडियन या मध्याह्न रेखा तो नहीं है। परंपरागत रूप से वह बिंदु जहां क्रांति वृत्त और खगोलीय भूमध्य रेखा मिलती है उसी को संदर्भ या प्रारंभिक बिंदु माना गया है। लेकिन ऐसे तो दो बिंदु है, एक इस तरफ और एक उस तरफ। इनमें से कौन सा बिंदु सही होगा? जब सूरज दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हुए विषुवत को जिस बिंदु पर काटता है उसी को मेष का प्रथम बिंदु यानी फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरिस कहते हैं। इसी को संदर्भ बिंदु के रूप में माना गया है। यह सामान्यतः वसंत विषु यानी वर्नल इक्विनॉक्स की स्थिति है जो 21 मार्च को पड़ती है। अभी हम गोले पर विभिन्न स्थानों पर कागज के तारे लगाते हैं। तारों की स्थिति बताने के लिए अलग अलग प्रणालियां मौजूद है, जैसे क्षितिज निर्देशांक प्रणाली, विषुववृत्त प्रणाली और क्रांतिवृत्त प्रणाली। इनमें से प्रत्येक प्रणाली किसी विशेष संदर्भ में खगोलीय पिंड का पता लगाने के लिए उपयोगी है। हम आज भूमध्य रेखीय प्रणाली यानी इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु हमारा मूल या ओरिजिन है, दाया आरोहण या राइट असेंशन, जिसका उपयोग तारे की पूर्व या पश्चिम दिशा में संदर्भ बिंदु से क्या स्थिति है ये बताने के लिए किया जाता है। जैसा पृथ्वी पर देशांतर करते हैं उसी तरह, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा अंतर है। इसे देशांतर की तरह डिग्री, मिनट और सेकंड में नहीं मापा जाता। इसे घंटों, मिनटों और सेकंडों में मापा जाता है। और एक फर्क है, पूरब और पश्चिम या निगेटिव या पॉजिटिव ऐसा नहीं मानते। इसमें 0 डिग्री से 360 डिग्री तक मापा जाता है, यानी 0 घंटे से 24 घंटे तक। वसंत विषु या वर्नल इक्विनॉक्स या संदर्भ बिंदु पर 0 आवर यानी 0 घंटा होता है। चूंकि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, 360 डिग्री को 24 से विभाजित करने पर 15 डिग्री प्राप्त होता है। प्रत्येक घंटा 15 डिग्री का प्रतिनिधित्व करता है। ओरिजिन और हरे तारे के बीच कोणीय अंतर 15 डिग्री है। इस तारे का राइट असेंशन 1 आवर होगा। ओरिजिन और पीले तारे के बीच कोणीय अंतर 30 डिग्री है। इस तारे के लिए राइट असेंशन 2 घंटे होगा। इस नारंगी तारे के बारे में क्या ख्याल है? संदर्भ बिंदु से इसका कोणीय अंतर भी 15 डिग्री ही है, लेकिन अलग दिशा में। इसे -15 डिग्रीज भी नहीं कह सकते। ये होगा 360 डिग्री -15 डिग्री यानी 345 डिग्री, जो 23 घंटे के बराबर होता है। भूरे तारे के लिए यही 22 घंटे होगा, क्योंकि कोणीय अंतर 330 डिग्री है। अक्षांश की तरह इस प्रणाली में भी एक समान शब्द है, झुकाव, जिसे डिक्लिनेशन या क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह झुकाव आकाशीय भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तारे का कोणीय अंतर है। इसे डिग्री, मिनट और सेकंड में मापा जाता है, न कि राइट असेंशन की तरह घंटे, मिनट और सेकंड में। हमने अभी जिन तारों की चर्चा की वे सभी तारे आकाशीय भूमध्य रेखा पर है। हर एक तारे की स्थिति को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है: 1 आवर 0 डिग्री, 2 आवर 0 डिग्री, 22 आवर 0 डिग्री और 23 आवर 0 डिग्री। आवर सर्कल खगोल विज्ञान में एक और संकल्पना है जो आकाशीय ध्रुव से होकर गुजरती है
और आकाशीय भूमध्य रेखा के लंबवत है। यह 0 आवर सर्कल है। यह 1 घंटे का आवर सर्कल है, 2 घंटे का आवर सर्कल और 22 घंटे का आवर सर्कल। आवर सर्कल पर जो सभी तारे हैं उनका राइट असेंशन एक ही होता है। किसी भी तारे की क्रांति या डिक्लिनेशन निकालने के लिए आवर सर्कल पर खगोलीय भूमध्य रेखा से कोणीय अंतर कितना है ये निकालते हैं। अभी ब्लैक स्टार को देखते हैं। यह 0 आवर सर्कल पर है, इसलिए इसका राइट असेंशन 0 हो गया। खगोलीय भूमध्य रेखा से इसका कोणीय अंतर उत्तर ध्रुव की ओर 15 डिग्री है। इसका झुकाव या डिक्लिनेशन 15 डिग्री होगा और स्थिति 0 आवर और 15 डिग्री के रूप में दर्शाई जाएगी। पीले तारे के लिए यही 0 आवर और 30 डिग्री होगा। सफेद तारा दक्षिणी गोलार्ध में है और 0 आवर सर्कल पर है। इसका झुकाव या डिक्लिनेशन -15 डिग्री होगा और पोजीशन 0 आवर -15 डिग्रीज। इस नारंगी तारे के लिए राइट असेंशन 22 घंटे और झुकाव 30 डिग्री होगा और इसकी स्थिति होगी 22 घंटे और 30 डिग्री। ये सिमुलेशन unl.edu वेबसाइट पर है। इसका उपयोग हम तारे के लिए निर्देशांक कैसे बदलते हैं ये देखने के लिए कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, तारों की स्थिति लगभग स्थिर है। हमारे लिए एकमात्र अपवाद सूरज है। javalab.org के इस सिमुलेशन में हम देख सकते हैं कि सूरज का झुकाव या डिक्लिनेशन और राइट असेंशन पूरे साल बदलता रहता है। इस स्थान पर अप्रैल में यही 2 घंटे और 10 डिग्री यानी 2 आवर और 10 डिग्री था, जबकि जून में इसी स्थान पर यह 6 घंटे और 23 डिग्री था। सूरज का डिक्लिनेशन 2 विषुवों पर 0 होता है। ग्रीष्म संक्रांति पर +23.5 डिग्रीज और शीतकालीन संक्रांति पर -23.5 डिग्री। इस सिमुलेशन का उपयोग हम नक्षत्रों में तारों की स्थिति के बारे में भी अधिक जानने के लिए कर सकते हैं। अगले वीडियो में अन्य प्रणालियों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।